नमस्कार। MPPSC 2022 यूनिट नंबर 7 साइंस की है। 6 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। यह है 7वां वीडियो लेक्चर। आज हम इसमें पढ़ेंगे मेंडलीफ आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी और आवर्त सारणी के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कि आयनन विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, ऋण विद्युतता क्या है। आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट चलेंगे तो ऋण विद्युतता घटेगी बढ़ेगी, आयनन विभव घटेगा बढ़ेगा। इन सब बातों की जानकारी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में थोड़ा मेंडलीफ के बारे में पढ़ लिया था कि मेंडलीफ ने क्या बोला है आवर्त सारणी को लेकर के। तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी जो बनाई थी उसका आधार रखा था परमाणु भार को। तो कभी मान लो क्वेश्चन आता है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी का आधार किसे बनाया, तो हमारा जवाब होगा परमाणु भार को, यानी एटॉमिक मास को उसने अपना आधार बनाया। और अगर आ जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मोसले के द्वारा दी गई थी, मोसले के द्वारा बनाई गई थी, इसने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार किसे माना, तो तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु क्रमांक को माना। ये दो पहले महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, परमाणु भार मेंडलीफ ने और परमाणु क्रमांक मोसले ने, तत्वों के वर्गीकरण का आधार इसे माना गया। इसके बाद मेंडलीफ के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में मैं सारी बात बता चुका था। आज हम विशेष चर्चा करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्या जो चीजें की गई, जो कि मेंडलीफ में कमियां थी, उन कमियों को दूर कर दिया गया आधुनिक आवर्त सारणी में। जैसे कि मेंडलीफ ने हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया था, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व था जो प्रथम वर्ग की क्षार धातुओं के साथ में और 7वें वर्ग के हेलोजन दोनों के साथ समानता दर्शाता था हाइड्रोजन। और यही वजह थी कि हाइड्रोजन को हम आवारा तत्व भी कहते हैं। आवारा तत्व, आवारा हूं, है ना, आवारा तत्व भी हाइड्रोजन को कहा जाता है, लोफर एलिमेंट। ठीक, और इसी वजह से हाइड्रोजन का स्थान मेंडलीफ दादा जो है वो निश्चित नहीं कर पाए थे, समस्या खड़ी थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी लेकर के कौन आया? मोसले आया। मोसले ने दुनिया में जन्म लिया। उसने कहा कि ठीक है, मेंडलीफ की कमियों को मैं दूर करूंगा, और इसी बात को लेकर के मोसले ने अपनी आवर्त सारणी बनाई, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। और मोसले ने इस हाइड्रोजन वाली समस्या का समाधान कैसे किया कि उसने हाइड्रोजन को सबसे फर्स्ट पोजीशन पे ही रख दिया, पहले वर्ग के फर्स्ट पोजीशन पे ही इसे स्थान दे दिया गया। ठीक, इसके अलावा परमाणु भार के ऊपर जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी उसमें एक कमी और भी थी। वो कमी ये थी कि उसने चूंकि परमाणु भार के आधार पे अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, और उसमें हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हमने पढ़े थे। एक था आपके प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। ये 3 समस्थानिक थे हाइड्रोजन के। देखा जाए तो इसका परमाणु भार 1 है, इसका परमाणु भार 2 है और इसका परमाणु भार 3 है। यानी इन तीनों के लिए अलग अलग स्थान बनाने चाहिए थे मेंडलीफ को। क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि भाई मैंने तत्वों को किस आधार पर जमाया है? परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में जमाया है। तो जब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, यानी पीरियोडिक फंक्शन के फॉर्म में जब जमाया था, तो इसे भी एक जगह मिलना चाहिए थी, इसे भी एक स्थान मिलना चाहिए था और इसे भी एक स्थान मिलना चाहिए था। मगर समस्थानिकों के लिए मेंडलीफ आवर्त सारणी में कोई जगह नहीं थी, और यही समस्या इस मोसले आवर्त सारणी में दूर हो गई। कैसे दूर हो गई? क्योंकि मोसले ने अपनी जो आवर्त सारणी बनाई वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई है, और आप यहां देख सकते हो कि इन तीनों का परमाणु क्रमांक एक ही है। इसीलिए मोसले को इन सब के लिए अलग अलग जगह छोड़ने की जरूरत नहीं थी। ठीक, तो ये समस्या भी यहां आकर के क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। इसके अलावा मेंडलीफ ने क्या किया था? समान गुणों वाले तत्वों को थोड़ा दूर दूर रख दिया था। जैसे कोई धात्विक तत्व है तो एक धात्विक तत्व एक वर्ग में था, दूसरा धात्विक तत्व दूसरे वर्ग में था। और कई कई जगह ऐसा भी हो गया था कि असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया गया था। ये सारी समस्याएं भी मोसले ने अपनी आवर्त सारणी में दूर कर दी। उसने धातुओं को अलग कर दिया, अधातुओं को अलग कर दिया। अब क्या करा मोसले ने, उसके बारे में देख लेते जरा। मोसले ने अपनी जो आवर्त सारणी बनाई उसमें उसके पास थे टोटल
18 वर्ग। कितने वर्ग थे? 18 वर्ग थे। 18 तो थे वर्ग और 7 बनाया उसने आवर्त। अब ये 18 वर्ग और 7 आवर्त का क्या मतलब है? 18 वर्ग कैसे बनाए? देखो, इसके पहले जो पिछले वीडियोस में हमने एस पी डी एफ कक्षकों के बारे में पढ़ लिया था कि एस उपकोश में एक कक्षक होता है ऑर्बिटल, पी उपकोश में 3 कक्षक होते हैं, डी उपकोश में 5 कक्षक होते हैं और एफ उपकोश में 7 कक्षक होते हैं। और हमें पता है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। पी में चूंकि 3 कक्षक है इसलिए 3 का डबल कर लो, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन इसमें अधिकतम आ जाएंगे। डी में 5 कक्षक है तो 5 के डबल कर लो, 5 दूनी 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन इसमें अधिकतम आ जाएंगे। एफ में 7 कक्षक है तो 7 के डबल कर लो, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। मोसले दादा ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई उसमें जो 2 हिस्से थे, एक ऊपरी हिस्सा एक निचला हिस्सा। ऊपरी हिस्से में एस पी और डी उपकोशों के आधार पर 18 वर्ग बन गए। आप गिन सकते हो, 2 और 6 8 और 10 18। यानी जो पहले 2 आवर्त बनाए थे मेंडलीफ ने, वो दो वर्ग जो मेंडलीफ ने बनाए थे वो एस उपकोश के आधार पर एस ब्लॉक कहलाता है। उसके बाद में उसने क्या किया, डी कक्षक में कितने आते हैं? डी में 10, तो ये 10 वर्ग यहां बनाए गए, उन 10 वर्गों को डी ब्लॉक कहा गया। और उसके बाद में उसने बनाए 6। कितने बनाए? 6। इन 6 को बोला जाता है पी ब्लॉक। क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6। और यहां बनाए गए 10। कितने बनाए गए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो इस तरीके से आधुनिक आवर्त सारणी में हम डिटेल नहीं देखेंगे, हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ग और आवर्त क्या होता है। तो स्टार्टिंग के जो 2 स्तंभ बनाए गए ये कहलाए एस ब्लॉक। फिर तीसरे से लेकर के जो आप चले जाओ 12 तक, ये पहला है, ये दूसरा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक चले गए। 3 से 12 ये आपका डी ब्लॉक। और 13 से लेकर 18 तक, 13 14 15 16 17 और 18 ये जो है आपका पी ब्लॉक। और आवर्त सारणी में नीचे 2 उसने आवर्त बनाए, ये 2 आवर्त उसने बनाए आवर्त सारणी के निचले हिस्से में, जो एफ ब्लॉक कहलाए। एफ ब्लॉक के एलिमेंट, इनमें 14 एलिमेंट थे। कितने कितने थे? 14। आप उसको देख लेना, 14 एलिमेंट आएंगे हर एक में। ठीक, तो एक बात हमें यहां समझ में आ गई कि आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के द्वारा निर्मित है उसमें हमारे पास 18 तो वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। अब आवर्त कैसे? जैसे ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त, ऐसे तीसरा है, ऐसे ही आएगा चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा और ये 7वां। ऐसे 7 आवर्त जो है उसकी आवर्त सारणी में थे। और ऐसे करेंगे ऊर्ध्वाधर तो 18 अपने पास वर्ग थे। आवर्त सारणी में जो नीचे वाले जो 2 आवर्त हैं इन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं, या कह सकते हैं कि ये अंतः संक्रमण तत्व हैं। अंतः संक्रमण तत्व हैं। डी ब्लॉक वाले को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ये एस ब्लॉक यानी क्षार धातुएं, क्षार और क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं इनको, क्षारीय मृदा धातुएं। और इस पी ब्लॉक में सभी आ जाएंगे, इन्हें हम प्रतिनिधि, एस और पी को हम प्रतिनिधि तत्व भी कहते हैं, दोनों को हम सम्मिलित रूप से प्रतिनिधि तत्व भी कहते हैं। एस ब्लॉक भी प्रतिनिधि कहलाता है, पी ब्लॉक भी प्रतिनिधि तत्व कहलाता है। इसमें आपको धातु भी मिल जाएंगी, अधातु भी मिल जाएंगी और उपधातु भी मिल जाएंगी। अधिकतम इसमें अधातुएं मिलेंगी आपको, बाकी धातु भी मिल जाएंगी। संक्रमण तत्व में मैक्सिमम आपको सब धातुएं मिलेंगी, संक्रमण धातुएं। ठीक, इन्हें पी ब्लॉक के क्यों, इनको पी क्यों कहते हैं, इसको एस क्यों कहते हैं, इसको डी क्यों कहते हैं, इसको एफ क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि हम इन ब्लॉक के किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, जैसे एस ब्लॉक में हमारे पास सबसे टॉप पोजीशन पे हाइड्रोजन आता है, उसके बाद लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम,
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, ये सब तत्व आते हैं इनके अंदर। यदि मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं, जैसे लिथियम, लिथियम का नंबर होता है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ-बाउंड नियम जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो 1s2 2s1, यानी आप देख सकते हो कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो s उपकोष में जाकर के बैठ जाता है, इसीलिए ये s ब्लॉक कहलाता है। अगर p ब्लॉक में किसी भी एक का आप इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख लो, जैसे मान लो सिंपल ले लेते हैं हम, कार्बन ले लेते हैं कार्बन का नंबर होता है 6, तो आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखोगे तो क्या आएगा 1s2 2s2 और p2, 2 2 4 और 2 6, तो आप देखोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो p में जा रहा है, इसीलिए p ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। इसी प्रकार d में से किसी का भी उठा के आप लिख लो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया क्रोमियम 24 का, या आप और इजी ले लो 21 का ले लो, स्कैंडियम 21, स्कैंडियम 21, 1s2 2s2 p6 3s2 p6 4s2 और d 3d1, गिन के देखते जरा, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 और 2 20 नेक 21, आगे 21 बराबर। तो यहां देखो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है कहां जा रहा है, डी में जा रहा है, इसीलिए इन्हें डी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। यानी सिंपल सी बात है कि अगर हम जिस ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो उस ब्लॉक के अकॉर्डिंग उपकोष में प्रवेश करता है। अगर एस ब्लॉक है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करेगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करेगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करेगा, और एफ ब्लॉक का एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में एंटर करेगा। क्लियर यहां तक बात। अब कुछ बातें हैं जिनको हम समझते हैं कि आवर्त सारणी में जो गुण हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, कि गुण में क्या परिवर्तन आता है, तो हम उन गुणों को पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर देता हूं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक को आधार बना करके बनाई गई। इसका जो नियम था वो नियम क्या कहता है, जैसे मेंडलीव ने क्या कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो सेम मोसले ने अपना नियम क्या बनाया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक, क्योंकि परमाणु क्रमांक को आधार बनाकर बनाई गई, तो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, इसका मतलब क्या कि एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। अब वो निश्चित अंतराल क्या है, वो निश्चित अंतराल आपका होता है 2 8 8 18 18 और 32। यानी पहले आवर्त की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें 2 एलिमेंट आते हैं, 2 के बाद पुनरावृत्ति होगी समान गुणों वाले की, यानी जो अगला एलिमेंट आएगा लिथियम उसके गुण हाइड्रोजन से मिलते जुलते रहेंगे। तो अगला जो आवर्त बनेगा इसमें 8 एलिमेंट आते हैं। तीसरे आवर्त में कितने आते हैं, उसमें भी 8 आते हैं। चौथे आवर्त में कितने आते हैं, 18 आते हैं। पांचवें आवर्त में कितने आते हैं, 18 आते हैं। छठे आवर्त में कितने आते हैं, 32 आते हैं। और सातवां जो आवर्त है वो अभी अधूरा माना गया है, क्योंकि जितने भी नए तत्वों की खोज होती है, जितने भी लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं, वो सभी 7वें आवर्त में रख दिए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 8 8 18 18 और 32 इन नंबर्स पर समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। पहले आवर्त में 2 खत्म होने के बाद तीसरा जो तत्व आएगा वो पहले वाले से समानता रखेगा। अगले आवर्त में 8 तत्व भर जाएंगे, उसका जो अगला आएगा वो वापस पहले वाले से समानता दर्शाएगा। फिर अगले वाले में 8 आएंगे, अगला जो आएगा वो पहले वाले से समानता रखेगा। इस प्रकार हम कहते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद, और निश्चित अंतराल ये है अंतराल, इसके बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। क्लियर। अब चलते हैं कुछ गुणों के ऊपर। ठीक, देखो आवर्त सारणी मोसले के द्वारा दी गई थी, कोई दिक्कत नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी में संख्या आवर्त की कितनी है, 7 होती है, और वर्ग कितने हैं, 18 होते हैं। इसके अलावा वर्ग 1 से लेकर 7 तक 2 उपवर्ग ए और बी में बटे हैं। वर्ग 1 से लेकर 7 तक ए और बी में 2 उपवर्ग के रूप में ये बटे हुए हैं। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या कितनी है, 18। यानी हमसे अगर कोई पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो 18 वर्ग है वो कितने उपवर्गों में बांटे गए हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा कि आवर्त सारणी के जो 18 वर्ग हैं वो 2 उपवर्गों में बटे हुए हैं, एक ए और एक बी। ठीक, अगली बात देखते हैं
कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कौन है? क्षार धातु है। और अंतिम सदस्य अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस है। क्या मतलब है इसका? इसको भी देख लेते हैं जरा। आप कोई भी आवर्त का कोई भी तत्व स्टार्ट करो, जैसे प्रथम आवर्त, तो आप देखोगे हाइड्रोजन है जो कि क्षार धातुओं के अंतर्गत आता है। अगला आवर्त का प्रथम तत्व देखो आपस लिथियम, वो भी कौन है? क्षार धातु। अगले आवर्त का प्रथम तत्व देखोगे सोडियम, ये भी कौन है? क्षार धातु। क्योंकि भाई पहला आवर्त ही क्षार धातु है, इसीलिए हर आवर्त का पहला सदस्य हमेशा क्षार धातु ही होगा। और अंत में जो 18वां वर्ग है, ये वाला 18वां, ये है आपके अक्रिय गैस। अक्रिय गैस, इसे हम नोबल गैस भी कहते हैं या इनर्ट गैस भी कहते हैं या अक्रिय गैस भी कहते हैं। 4 नाम है इसके, 5 नाम भी कर सकते हैं। अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, नोबल गैस, दुर्लभ गैस, ठीक है ना। क्योंकि प्रकृति में या वायुमंडल में बहुत दुर्लभ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में मिलते, इसलिए इसको दुर्लभ गैसें भी हम कहते हैं। अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं। अक्रिय या निष्क्रिय क्यों? क्योंकि किसी से क्रिया नहीं करती है। क्योंकि क्रिया करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होनी चाहिए, या इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज्यादा हो तो देने चाहिए। अब इन अक्रिय गैसों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाता है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका पूर्ण होता है। क्या मतलब है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पूर्ण होना? देखो, ये जो आवर्त सारणी बनाई गई जिसमें हमने 118 तत्व देखे कि 118 तत्व इनके अंतर्गत आएंगे। 118 तत्व की आदत क्या है? हर एक तत्व की अपनी कोई आदत होती है, तो तत्वों की आदत क्या है भाई? तो तत्वों की आदत है कि वो चाहते हैं कि उनके बाह्यतम कोश में 8 हो जाएं इलेक्ट्रॉन पूरे। वो चाहते हैं कैसे भी करके, मानता करें, मनोकामना करें, छत्र चढ़ाएं, कुछ भी करें, बोलमा करें, मगर उनके 8 हो जाना चाहिए बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन। अगर 8 पूरे नहीं होंगे, कम पड़ेंगे, तो किसी से लो या फिर किसी को दो, यानी ले लो, किसी को दे दो, साझेदारी कर लो, गठजोड़ कर लो, गठबंधन बनाओ, कुछ भी करो, मगर 8 पूरे करो। 8 पूरे करोगे तो वो स्थायी माना जाएगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है तो वो स्थायी नहीं माना जाता है। बात समझ में आती है? अब इन 18वें वर्ग यानी अक्रिय गैसों वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब देखा गया तो इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, यानी न तो किसी को कुछ देना है न किसी से कुछ लेना है, न ऊधों का देना न माधों से लेना। बात समझ में आ रही है? यानी न तो हमें कोई इलेक्ट्रॉन किसी को देने की जरूरत है न किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। तो जब लेना ही नहीं, देना ही नहीं, तो जीवन में आनंद लो और क्या करो, कोई काम धंधे ही नहीं। अपन तो निठल्ले हो चुके हैं। ये निठल्ले हो चुके हैं यानी ये निष्क्रिय हो चुके हैं। ये किसी से अब क्रिया नहीं करना चाहते, क्योंकि क्रिया करने के लिए तो लेन देन की जरूरत होती है। जब तक लेन देन नहीं होगा तब तक क्रिया कैसे होगी? और इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये क्रिया नहीं करते हैं। इसलिए अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या दुर्लभ गैस या नोबल गैस कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? यानी हर एक आवर्त का पहला तत्व क्षार धातु और अंतिम सदस्य जो है वो अक्रिय गैस होता है। क्लियर? अगली बात पे हम देखते हैं कि सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो अपवाद है। देखो, मैंने आपको बताया था कि हर एक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कौन है? नोबल गैस या अक्रिय गैस है। मगर ये हाइड्रोजन दादा जो है, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था कि मेंडलीव दादा को समझ नहीं पड़ रहा था, है ना, क्योंकि इसकी आदत क्या थी? क्षार धातुओं से भी गुणों में समानता है। और आपके हेलोजन 17वें समूह में जो हेलोजन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये आते हैं क्षार धातु में, सॉरी अपना हेलोजन तत्व। तो हाइड्रोजन की आदत क्या है? क्षार धातुओं से भी समानता रखता है और आपके किससे, क्या नाम बताया मैंने अभी? क्षार धातु क्या बताया? हेलोजन। हेलोजन क्योंकि इनके लवण समुद्र में पाए जाते हैं, यानी समुद्र के अंदर से मिले, सॉल्टी हैं, इसीलिए हेलोस और जीनस ग्रीक भाषा का शब्द था समुद्री लवण बनाने वाला, वहीं से हेलोजन नाम की उत्पत्ति होती है। तो ये सारे तत्व समुद्र के अंतर्गत पाए जाते हैं, इसलिए इनको हेलोजन कहा जाता है। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, आंटी जी कल बाहर आए थे। बात समझ में आ गई? फिर कल बाहर आई आंटी, ये हेलोजन है हमारे। तो हाइड्रोजन की आदत इनसे भी समानता दर्शाने की है और क्षार धातुओं से भी समानता दर्शाने की है, इसलिए इसका स्थान जो है वो निश्चित नहीं था, इसीलिए इसको आवारा तत्व भी कहा गया था। ठीक, इसी
समस्या को दूर कैसे किया गया, इसको टॉप पे रख दिया, ये अपवाद बना दिया कि भैया ये अपवाद, इसको छोड़ दें आप। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये क्षार धातुओं के अंतर्गत आएंगे। आगे चलते हैं तो अगली बात क्या कहता है ये, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 तक की लेंथेनाइट श्रेणी और 89 से 103, 57 से 71, 57 से 71 और एक 97 से लेकर के आपके 89 से लेकर के 103, 89 से 103, 89 से लेकर 103 तक जो है ये आपके कहलाएंगे एक्टिनाइड और 57 से 71 तक ये कहलाएंगे लेंथेनाइड। ठीक है, तो कभी हमसे कोई पूछ ले कि एक्टिनाइड और लेंथेनाइड क्या हैं, तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो हैं ये सम्मिलित रूप से कहलाते हैं अंतः संक्रमण तत्व, यानी एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड अंतः संक्रमण तत्व है, यानी एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं। पूछेंगे हमसे अगर प्रश्न कि लेंथेनाइड जो है श्रेणी है वो कहां से कहां तक चलती है, तो हम कहेंगे लेंथेनाइड श्रेणी जो है परमाणु क्रमांक 57 से लेकर के 71 तक चलती है, 14 तत्व हो जाएंगे टोटल। और एक्टिनाइड श्रेणी चलती है 89 से लेकर 103 तक, इसमें भी हो जाएंगे टोटल 14 तत्व। तो इस प्रकार लेंथेनाइड और एक्टिनाइड हो जाएंगे आपके पास अंतः संक्रमण तत्व। इसके बाद अपन चलते हैं आगे, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, और ये क्या चीज होती है इनको भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आती है हमारे सामने कि आयनन विभव क्या होता है। ठीक है ना, तो आयनन विभव को समझ लेते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब कहते हैं इसको। आयनन विभव क्या है देखते हैं जरा। सबसे पहले आयनन विभव, आयनन विभव क्या होता है। आयनन विभव ये क्या चीज है भैया, ये कौन सी बला लेके आए अपन, है ना। आयनन विभव, प्रत्येक तत्व अगर मान लो वो विलगित अवस्था में है, यानी कि बिल्कुल दूसरे सभी तत्वों के प्रभावों से मुक्त हो, अकेला हो, तो किसी भी गैस की विलगित अवस्था में या किसी भी तत्व की गैसीय अवस्था भी आप कह सकते हो में बाह्यतम कोश में से, यानी अब महत्वपूर्ण बात अब आ रही है कि बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनन विभव। यानी जो तत्व जितना नाटक करेगा हमें उतनी एनर्जी देना पड़ेगी, यानी उसका आयनन विभव उतना ज्यादा होगा। ठीक, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। यह है सोडियम दादा, ठीक, इनका नंबर होता है 11, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो 1s2 2s2 p6 3s1, ये टोटल 11 हो गए इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 ने 11। इसी प्रकार एक और ले लेते हैं अपन, क्लोरीन दादा ले लेते हैं। ये है 17, इसका नंबर 1s2 2s2 p6 3s2 p5, ये हो गए इसके भी टोटल 17, है ना। 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17 हो गए कंप्लीट। अभी मैंने आपको एक बात बताई, क्या बताई कि भाई हर एक तत्व की आदत है कि वो अपने बाह्यतम कोश में यानी संयोजी कोश में वो चाहता है कि जैसे तैसे करके उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ये आदत होती है तत्वों की, यानी टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट ये होता है। सोडियम से हमने पूछा भैया तेरी क्या स्थिति है, इसने बोला कि मेरा बाह्यतम कोश ये 3rd वाला है मगर इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी अगर देखा जाए तो अगर ये 8 बनाना चाहता है तो इसकी 7 की इसको जरूरत है अभी। ठीक है, क्लोरीन से हमने पूछा भाई तेरा क्या कहना है, तो क्लोरीन कहेगी ये रहा मेरा बाह्यतम कोश और मेरे बाह्यतम कोश में 7 है, यानी मुझे 1 की जरूरत है। ठीक, अब क्या हो, दोनों मार्केट में मिले, सब्जी ले रहे थे दोनों, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम ने क्लोरीन को देखा, बोला बढ़िया है और क्या हालचाल, कैसे क्या जीवन चल रहा है क्लोरीन तेरा। क्लोरीन का बढ़िया चल रहा है, 1 की जरूरत है, 7 तो हो गए हैं मेरे जिस्ते से करके, भगवान की दया 1 पे और अटक रही है, अभी 1 और हो जाए तो वाह जीवन में गंगा जी नहाए। तेरे क्या हाल है भाई सोडियम ने कहा कि देख यार मेरे तो अभी तक 1 ही हुआ है, मेरे तो 7 की जरूरत पड़ रही है, क्या तू तेरे 7 मेरे को दे सकती है। तो क्लोरीन ने कहा अच्छा शाणे 7 चाहिए तेरे 1 मेरे को दे दे। सोचो 1 देना ज्यादा आसान है या किसी से 7 लेना ज्यादा आसान है। सीधी सी बात है, 7 उसको कोई नहीं देने वाला, उसी को अपना 1 देना
पड़ेगा, यानी ये त्याग किसे करना पड़ेगा, ये त्याग करना पड़ेगा सोडियम को। क्लोरीन तो शाणी है, वो तो लेगी, देगी नहीं। तो ये सोडियम दादा क्या कहेगा कि भाई काम कर क्लोरीन, तुझे एक की जरूरत है तो तू एक ले ले। तो ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम जो है अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस क्लोरीन को दे देता है, यानी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी किसी से ऋण लिया, उसने उधार लिया ना, ऋण लिया, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है यानी ऋण लिया है, इसीलिए इसके ऊपर ऋण आवेश आ जाता है। और सोडियम दादा तो धनी आदमी था, उसने कहा हाँ ले जाओ एक इलेक्ट्रॉन, धनी आदमी था सोडियम, इसलिए सोडियम के ऊपर एक धन आ जाता है। एक धन यानी एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक ऋण आया, एक नेगेटिव साइन, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेती है, एक के ऊपर प्लस एक के ऊपर माइनस, दोनों खेलते हैं खेल और बना देते हैं NaCl, है कि नहीं। तो इस प्रकार हमको समझ में आ गया कि NaCl बन जाता है। ठीक, अब आसानी क्या, हम तो आयनन विभव को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो हम आयनन विभव में वापस इसमें घुसते हैं अंदर। हम इस सोडियम से कहें कि भाई तेरा एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ये लास्ट वाला, और एक बार इस क्लोरीन से पूछो कि भाई तेरा एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो बताओ नाटक कौन करेगा, सोडियम ज्यादा नाटक करेगा कि क्लोरीन ज्यादा नाटक करेगी। सोचो, अगर मैं सोडियम के पास गया और मैंने कहा कि भाई सोडियम तेरा एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो सोडियम क्या बोलेगा कि कैसे दूं यार, मेरे को तो 7 और चाहिए, है ना। तो हम उससे समझाएंगे, देख तेरे को 7 जीवन में कोई देगा नहीं, तेरा एक पड़ा है, देना हो तो दे दे, अच्छी खासी कम ऊर्जा तेरे को इतनी दे रहे हैं, उसमें मिल जाएगा, तेरा काम हो जाएगा। तो सोडियम सोचेगा वाह ठीक है, अपने को 7 तो मिलने नहीं है, तो एक काम करते हैं इसको दे देते हैं। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं दे देता हूं तो मेरे पास 6 और 2 8, यानी ये बाह्यतम कोश बन जाएगा और इसमें मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी सोडियम राजी खुशी कम ऊर्जा में मान जाएगा और बोल देगा मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब हम क्लोरीन से बोलेंगे कि मैडम क्लोरीन आप आपका एक इलेक्ट्रॉन देंगी क्या, एक्सक्यूज मी देंगी क्या आप, तो क्लोरीन क्या कहेगी, क्लोरीन कहेगी नहीं दूं, क्यों, मेरे को तो एक ही चाहिए, अगर एक और ले लोगे आप तो मेरे को एक और लेना पड़ेगा, एक और बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, उसमें एनर्जी लगेगी। तो जब हम इससे मांगेंगे तो क्लोरीन विरोध ज्यादा करेगी, अपोज करेगी, यानी हमें ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आयनन विभव की तुलना करूं तो क्लोरीन की आयनन विभव ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सोडियम, यानी सोडियम का आयनन विभव होगा कम, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाली नहीं है, क्योंकि उसे तो एक ही चाहिए ना, आप एक निकाल लोगे तो उसको 2 की जरूरत पड़ने लग जाएगी। तो क्लोरीन विरोध ज्यादा करेगी, इसीलिए क्लोरीन का आयनन विभव ज्यादा होता है। बात समझ में आ गई होगी। यानी किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को हम कहते हैं आयनन विभव। अगली परिभाषा की ओर चलते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्या होता है, किसी भी विलगित गैसीय परमाणु का एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बांधने पर जो ऊर्जा परिवर्तन होता है, या जितनी ऊर्जा की उसको आवश्यकता होती है, या यूं कहो जितनी ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा की वही मात्रा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। जैसे क्लोरीन की बात वापस से ले लेते हैं। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्लोरीन जब एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन में बदल जाती है, तब जितनी भी ऊर्जा यहां उत्पन्न होती है, इसी ऊर्जा को हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन बंधुता है। ठीक है, तो किसी भी गैसीय या उदासीन या विलगित परमाणु का एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन में बदल जाना, उस प्रक्रम में जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है या जरूरत लगती है, ऊर्जा की वही मात्रा हमारी कहलाती है या उस तत्व की कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक, और अंतिम परिभाषा देखते हैं हम लोग, वो है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या, कई बार कंफ्यूजन यही हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये विद्युत ऋणात्मकता क्या चीज है, विद्युत
ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यह है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कई बार कि ये क्या है, दोनों एक ही हैं कि दोनों अलग अलग है, दोनों में फर्क है। ये विलगित परमाणु का गुण है, यानी कि उदासीन परमाणु का गुण है कि एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋण आयन में बदल जाना। और विद्युत ऋणात्मकता जो है वो है सहसंयोजी अणु में। जैसे मान लेते हैं कि HCl, H और Cl के बीच में मान लो एक सहसंयोजी बंध बना हुआ है। एक सहसंयोजी बंध का मतलब होता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक जोड़ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के बीच में एक जोड़ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है और दोनों ने मिलकर बनाया HCl। तो ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं ये क्लोरीन की तरफ खिसके होते हैं, क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। तो सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है उसी को हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो जिसका नाभिक पावरफुल होगा, जिसके पास धनावेश ज्यादा होगा, वही इस साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर खींच पाएगा और हम कहेंगे उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी तीन परिभाषाएं। एक तो थी हमारी आयनन विभव क्या होता है, एक थी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है और एक थी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। किसी भी आवर्त सारणी में जो परिवर्तन इलेक्ट्रॉन बंधुता में आएगा वही परिवर्तन विद्युत ऋणात्मकता में भी आएगा। यानी जब हम किसी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे चलेंगे, ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी घटता है और ऋण विद्युतता का मान भी घटता है। ये ध्यान रखना है ना, ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता भी घटती है और विद्युत ऋणात्मकता का मान भी घटता है और आयनन विभव का मान भी घटता है, आयनन विभव का मान भी घटता है। ठीक, तो इस प्रकार ये तीनों एक जैसा गुण व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ऊपर से नीचे चलेंगे तो घटेगी, विद्युत ऋणात्मकता भी ऊपर से नीचे चलेंगे तो घटेगी और आयनन ऊर्जा भी घटेगी। ये तीनों के मान घटेंगे। ठीक, और आवर्त में चलेंगे तो क्या होगा, तो आवर्त में जरा ध्यान लगा लो, जब आवर्त में आप लेफ्ट से राइट चलेंगे, किधर चलेंगे, लेफ्ट से राइट चलेंगे, तो आयनन विभव का मान बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा और ऋण विद्युतता का मान भी बढ़ेगा। यानी ये दोनों बातें आपको बिल्कुल याद रख लेनी है कि अगर लेफ्ट से राइट चलेंगे तो इन तीनों के मान बढ़ेंगे और टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इन तीनों के मान घटेंगे। ठीक है, ये तीन बातें। और एक आप पढ़ लेना, इसके अलावा विद्युत अगर धनात्मकता करेंगे तो ऋणात्मकता का उल्टा कर लेना, विद्युत ऋणात्मकता का उल्टा विद्युत धनात्मकता। जो ट्रेंड विद्युत ऋणात्मकता बताती है उसका उल्टा ट्रेंड कर दो, विद्युत धनात्मकता के बारे में जानकारी मिल जाती है। और एक ले लेते हैं परमाणु क्रमांक। अगर आप परमाणु क्रमांक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, परमाणु क्रमांक की, तो किसी भी आवर्त सारणी में टॉप टू बॉटम चलेंगे, ऊपर से नीचे चलेंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। और अगर लेफ्ट से राइट चलते हैं तो परमाणु क्रमांक हमेशा परमाणु आकार, क्रमांक नहीं, परमाणु आकार। तो किसी भी आवर्त सारणी में अगर टॉप टू बॉटम चलेंगे तो परमाणु का आकार हमेशा बढ़ेगा और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो परमाणु का आकार हमेशा घटेगा। तो ये पांच बातें हैं। परमाणु आकार आवर्त सारणी में किस प्रकार परिवर्तित होता है, विद्युत धनात्मकता का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है, विद्युत ऋणात्मकता का, इलेक्ट्रॉन बंधुता का और आयनन विभव का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको अच्छे समझ में आएगी। अगले वीडियो तक जय हिंद।